इजराइल के लिए खतरा रूस, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इजराइल की थिंक टैंक का दावा है। एक्सपर्ट इजराइल के जो हैं उनका मानना ये है कि जो रूस की नीति है, रूस के जो एक्शंस हैं वो इजराइल के लिए ख़तरनाक हैं। इजराइल के जो दुश्मन हैं उनका समर्थक है रशिया और उनका साथी है। ऐसे में इजराइल को तैयारी इस लेवल की भी करनी चाहिए कि वो रशिया का सामना कर सके। रशिया से अमेरिका नहीं जीत सका तो ये रशिया जो है अमेरिका की जहाँ ये इजराइल क्या ही जीत पाएगा। हजरात मोहतरम, चंद अरब देशों को हराकर अभी तक झूम रहा है इजराइल, और अरब देश हारे इसलिए क्योंकि अरब देश उतरे ही नहीं थे मैदान में। उससे पहले ही इजराइल ने खेल खराब कर दिया और उसको लग रहा है कि हम जीत गए। अरे जंग शुरू होने से पहले, ऐलान जंग होने से पहले तुमने हमला कर दिया और उन अरब देशों से इजराइल भिड़ा था जो उस वक्त भी गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। ऐसे मतलब हद ही हो गई। बहरहाल देखना अब ये होगा कि इतनी औकात है इसकी कि ये रशिया से भिड़ने की बातें करें। उधर मेरे दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ऐसा मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता होगा कि अगर आप सोचते हो कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, बवाल ख़त्म हो जाए, तो आप झुक जाते हो कि चल ठीक है भाई, झुक जाते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी, नरम पड़ जाते हैं यहाँ से। अब अगले को पता होता है कि भाई अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, और उस दौरान मैं कहता हूँ कि सामने वाले को शांत करने के लिए आप अपना अंगूठा काट के दोगे तो कहेंगे नहीं, अंगूठा तोड़ना कुछ होगा, हाथ काट को है, हाथ काट दो, तो तुम हाथ काट दोगे। फिर वो कहेंगे नहीं मज़ा नहीं आया, अपनी गर्दन काट के दे, तो आप अपनी गर्दन काट दोगे। चलो अगर काट भी दी तो आपके मरने के बाद वो कहेंगे अरे यार ये देखियो गर्दन सही से ना काटी इनने, गर्दन तो टेढ़ी कटी है ना। ऐसे ही हमास के साथ हो रहा है, इजराइल यही कर रहा है। ऐसे लोग इजराइल की ही नीति अपनाते हैं, याद रखिएगा। इजराइल क्या कर रहा है, अब जब हमास कह रहा है कि आप के जितने भी कैदी हैं, इजराइल के जितने हॉस्टेज हैं, हम सबको रिहा कर देंगे, इसके बदले 5 साल का आप हमसे सीज फायर कीजिए। इस पर भी इजराइल कह रहा ना, नहीं, हम नहीं मान रहे। इसका मतलब बात यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इजराइल कभी डील चाहता ही नहीं था। जैसे आपके दुश्मन, आपसे हसद करने वाले कभी आपकी तरक्की नहीं चाहते थे, वैसे ही इजराइल किसी भी हाल में डील नहीं चाहता। आपको पता है, इसी वजह से इजराइल के खुद अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ साल भर से प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे ही एक बड़ी खबर आ रही है यमन से। यमन की सरकार अलग है और हुथीज अलग हैं। आज सबक देख लो, जब आप आपस में 2 टुकड़ों में रहोगे तो दुश्मन को कितना फायदा होगा। हजरात मोहतरम, अब यमन के हुथीज ने कहा है कि अमेरिका ने हमारा नाम लेकर, हमारे बहाने से जो माइग्रेंट का सेंटर है, हमला देख लीजिए ज़रा, जो वहाँ जो माइग्रेंट्स आकर रहते हैं उस सेंटर में रहते हैं, अमेरिका ने वहाँ पर हमला किया है। हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहाँ पर हमला किया है और अमेरिका के उस हमले में 60 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। सोचिए यमन का हाल इजराइल के चक्कर में अमेरिका क्या कर रहा है, और तमाम अरब खामोश हैं। बल्कि सऊदी अरब की तरफ से तो ये डर है कि ये मनहूस मारा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की सरजमीन से भी हमला यमन पर न शुरू कर दे। हजरात, अब अमेरिका मुट्ठी भर हुथीस को मिटाने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत F-35 का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के कई इलाकों में, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में कट्टरवादी नेता बेंजवीर पहुंचा है, इजराइल का नेता, और उसने ये पर्चे, तस्वीर देख लीजिए, उसने ये पर्चे
और कुछ टी शर्ट्स बांटी हैं जिस पर इजराइल के झंडे और लाइन के साथ लिखा हुआ है कि गाजा को हम दोबारा से इजराइल का शहर बनाएंगे। अब उधर महीनों से मदद के ट्रक गाजा के अंदर नहीं जा रहे हैं और ऐसे में इजराइल ने पानी भी बंद कर दिया है। जी हाँ, गाजा का पानी बंद हो चुका है, लोग प्यासे तड़प रहे हैं। अब मंजर आप देखिएगा जिसमें आप कुछ विजुअल्स देखने के बाद समझ सकते हैं कि गाजा में प्यास से और पानी से लोगों का कितना बुरा हाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मासूम बच्ची बिलक बिलक कर कह रही है कि उन्होंने, इजराइल ने मेरे भाई बहनों को मार दिया, मेरे बाप को मार दिया, सिर्फ मेरी माँ बची है। देखिए, अल्लाह अकबर। आपने देखा, अब ये दुनिया जब किसी छोटे बच्चे को खरोच आ जाती है तो दुनिया के तमाम लोग कहते हैं ओ कितनी प्यारी बच्ची को चोट लग गई, तो गुस्सा आता है उन्हें जो कोई ज़रा सा जुल्म, नाखून बराबर जुल्म देख लेंगे तो चीखने चिल्लाने लगेंगे, लंबे लंबे ट्वीट कर देंगे। लेकिन दुनिया महादोगली है, महादोगली। यहाँ बच्चे जिंदा काट दिए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, टुकड़ों में बिखर जा रहे हैं, और दुनिया जो इतनी सी बात पर इतना लिख देती थी, बोल देती थी, अब गज़ा के मामले में खामोश है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमने मिडिल ईस्ट की तस्वीर पलट दी है, बदल दी है। जी हाँ, हमला करके, लोगों को कत्ल करके, लोगों को असैसिनेट करके, इलाकों पर कब्जा करके, वहाँ आतंकवाद बढ़ाकर, मासूमों को कत्ल करके, इनको लग रहा है कि इन्होंने मिडिल ईस्ट की तस्वीर चेंज कर दी है। फिर ईरान से क्यों फट रही है तुम्हारी, हैं हजरात? इसके अलावा नेतन्याहू ने यह कहा है कि जो फ़िलिस्तीन स्टेट बनाने का आइडिया है ये बकवास है। अब सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के मुंह में ये मूत रहा है और सऊदी अरब कहता है कि हम डील नहीं करेंगे जब तक टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा। अबे जब इजराइल ने साफ कह दिया कि फ़िलिस्तीन स्टेट नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं, फिर मोहम्मद बिन सलमान काहे तड़प रहा है, बार बार ये बात क्यों करता है कि फ़िलिस्तीन स्टेट बनेगा तब हम डील करेंगे। अगला कह रहा है हम बनाएंगे ही नहीं फ़िलिस्तीन स्टेट। उधर दोस्तों, इजराइल जैसा है वैसे ही उसके साथी हैं, जो जैसा होता है उसको वैसे ही संगत अच्छी लगती है। जर्मनी में जो इंसान फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, गाज़ा का समर्थन और इजराइल का विरोध कर रहे थे, मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो इंसानियत के साथ खड़े हुए, तो जर्मनी की पुलिस छात्रों को गिरफ्तार कर रही है। उधर वापस ले चलूं फिलिस्तीन के इलाके में, तो इजराइल के सेटलर्स, ये तस्वीर देखिए, इजराइल के सेटलर्स झुंड में फिलिस्तीनियों पर हमलावर हैं और फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं। वहीं में दोस्तों अगली तस्वीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की ये तस्वीर है, जिसमें आतंकवादियों ने, इजरायली आतंकवादियों ने फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा दी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाज़ा की तरफ। गाज़ा में जो प्राइवेट और छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, वो जैसे तैसे खाना बनाकर लोगों को जब बांट रहे हैं तो उनकी भूख दिख रही है। ये दिख रहा है कि उनका हाल कितना बुरा है और भूख गाज़ा के लोगों को मार रही है।
वहीं मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए हम आगे आ सकें। अगर ये बारकोड काम नहीं कर रहा तो अलग से आप जो है इस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजराइल गाज़ा के लोगों को भूखा, प्यासा, गरीब बनाकर उनको इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। इस तस्वीर को देखिए, इजराइल एक नोट ले रहा है, उस नोट के ऊपर एक मोबाइल की सिम और एक नंबर और उस पर कुछ लिख रहा है और वो गज़ा में गिरा रहा है गरीबों के ऊपर। जासूसी करने का इस तरह से खेल खेल रहा है, यानी पैसों का लालच, और उस पर लिखा है हमारी मदद करने पर आपको मदद दी जाएगी, आपको बचाया जाएगा, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी और आपको पैसा दिया जाएगा। इस तरह से जासूसी के ऑप्शन गिरा रहा है जमीन पर गाज़ा में इजराइल। 1 महीने बाद इजराइल ने एक बार फिर से ऐलान किया कि हम लेबनान की राजधानी पर हमला करने जा रहे हैं। ऐलान करके हमला किया तो कोई मौत तो नहीं हुई, लेकिन लेबनान की राजधानी बैरूत में सिविलियंस टावर यानी बड़ी बड़ी इमारत तबाह हो गई। देखिए तबाही। ما تنازوا هلا اذا تتصرخ ثلاثة نزلوا। हज़रत मोहतरम, वहीं कतर के प्रधानमंत्री ने बड़ी हिम्मत करके बहुत बड़ी बात कह दी है। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल गाज़ा के लोगों के खिलाफ खाना, पानी और दवाइयों को हथियार बना रहा है। बात करें वेस्ट बैंक की तो यह तस्वीर वेस्ट बैंक से है। जिगर फट जाएगा अगर आप अपने आप को इनकी जगह खुद रखकर महसूस करें। इजराइल फिलिस्तीनियों को दिन दहाड़े उनको उनके घर से, वेस्ट बैंक से निकाल रहा है, मजबूर कर रहा है। अगली तस्वीर बड़ी ही खास है मेरे दोस्तों। बिना वोट, बिना चुनाव, क्योंकि चुनाव फिलिस्तीन में काफ़ी मुश्किल है, बताना चाहूँगा कि महमूद अब्बास, प्रेसिडेंट ऑफ फिलिस्तीन, ने अपना दूसरा प्रेसिडेंट चुन लिया है। यानी महमूद अब्बास के बाद जो प्रेसिडेंट बनेंगे फिलिस्तीन के, वो हैं हुसैन अल शेख, जो कि आने वाले समय के फिलिस्तीन के राष्ट्रपति होंगे। उधर इजराइल को लगा है बड़ा झटका, सेना हुई है कमज़ोर। खबर यह है कि इजराइल को सेना की कमी हो रही है। 10,000 फौजी बार बार उसके कम पड़ जा रहे हैं। वो जैसे ऐसा होता है 10,000 सैनिक कम पड़े, बुलाया, अब 2,000 को नेवी में डाल दिया, 2,000 को ग्राउंड पर डाल दिया, 2,000 को कहीं और तैनात कर दिया। ऐसे करते करते फिर कम पड़ जा रही है सेना की। अरे फिर ऐसे में थक हार कर इजराइल ने अपनी सेना की जो मिलिट्री सर्विस टाइमिंग है, ईयर्स हैं, यानी समय है, उनका बढ़ा दिया है। यानी जो 2 साल तक काम कर सकता था उसको 4 साल कर दिया, जिसको 6 साल करना था उसको 8 साल कर दिया, जिसकी वजह से इजराइल कोशिश कर रहा है कि फौज की कमी उसे ना पड़े। मैं साल भर पहले ही आपको कह चुका था कि तुर्की गद्दारी कर रहा है, सामने से कुछ और पीछे से कुछ और है। मैं एक ऐसा इंसान, ऐसा यूट्यूबर था जिसने तुर्की के जब ये राज खोले तो मुसलमानों ने मुझे भी माँ बहन की गालियाँ बकी, लेकिन आज सबूत दिखा रहा हूँ। जिगर फट जाएगा अगर सच में ईमान वाले हो। ईमान तो दूर की बात, अगर इंसान हो। दोस्तों, तुर्की, ये रिपोर्ट देखिए, तुर्की ने डेनमार्क की जो समुद्री शिप है, डेनमार्क का जो समुद्री जहाज है, जो इजराइल डेनमार्क से हथियार लेके जा रहा था, उस जहाज को 27 मर्तबा, तवज्जो चाहूंगा, 27 मर्तबा उन डेनमार्क के समुद्री जहाज़ों को जो हथियार लेकर इजराइल जा रहे थे, 27 मर्तबा तुर्की ने अपने मुल्क के पोर्ट पर उसे रुकने दिया। अब आपके सामने लीजिए, ये देखिए दोस्तों, ये पूरे तमाम उस जहाज की और जहाज तुर्की के किन पोर्ट्स पर रुका है, कैसे कैसे रुका है, तमाम जानकारी यहाँ पर मौजूद है। 27 मर्तबा
गाजा के बच्चों को मारने और गाजा का नरसंहार करने के लिए डेनमार्क जो हथियार जिस जहाज से भेज रहा था, तुर्की ने उन जहाज़ों को 27 मरतबा अपने मुल्क में रुकने दिया और फिर वो इजराइल पहुंचे। ये है इस सुअर के बच्चे उर्दुगान की असलियत। हजरात, इजराइल के टीवी चैनल पर बैठकर इजराइल का जनरल कमांडर एक्सेप्ट कर रहा है कि आज यहूदियों का टूरिज्म जो है सीरिया और लेबनान के लिए आसान हो गया है। इतिहास में सबसे ज़्यादा अब इजरायली लोग, अब तक के इतिहास में इजरायली लोग सबसे ज़्यादा इजराइल के लोग तेज़ी से लेबनान और सीरिया घूमने फिरने जा रहे हैं। हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल हो गया है। हजरात, जोलानी के लोगों को नफरत की इंतहा में इतना डूबा हुआ आप नहीं देखते होंगे जितना मैं आज आपको बताऊंगा। कहते हैं जब मरने वाला मर जाए, भले ही आपका दुश्मन है, तो फिर लाश के साथ, हाँ, बेहुरमती लाश की नहीं होनी चाहिए। लेकिन तस्वीर आपके सामने है। बताया ये जा रहा है लेबनान में बशर अल असद के बाप, उनके वालिद जहां दफन थे, उनके उस परिसर को तोड़ा, उनकी कब्र को खोदा और बशर अल असद के बाप की लाश को उस कब्र से निकालकर कोई कहीं ले गया। बताइए, इतनी नफरत। खैर, गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए 31 मई 2025 से पहले अगर आप मदद करना चाहते हैं तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बारकोड काम ना करे तो आप डायरेक्ट जो बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट है ये, इसमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिएगा। साथ में ये हम अपील नहीं कर रहे हैं कि आप मदद कीजिए। मैं ये कहानी बार बार बता रहा हूँ कि हमने पिछले साल ही रमज़ान के बाद ऐलान करके डोनेशंस इकट्ठा करना बंद कर दिया था और डेट दे दी थी कि अब आप इस तारीख के बाद ट्रांसफ़र ना करिएगा। लेकिन क्योंकि 40 से 50 हज़ार रुपया मना के भरने के बावजूद आ गया था और मेल्स मेरे पास बहुत आ रहे थे कि रज़ा भाई हम तो नहीं जा सकते हैं वहाँ, लेकिन आप जा सकते हैं, आप जा चुके हैं, आप कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हैं, तो एक बार आप चले जाइए। हमारा दिल बड़ा भारी है। हमने अब अड़ोस पड़ोस में जो मदद करनी थी हमने कर दी है, लेकिन हमने ये नियत करी थी फ़िलिस्तीन गाज़ा के लिए। माशाल्लाह, इतनी हिम्मत हिंदुस्तान के मुसलमानों को अल्लाह और दे और अल्लाह उन तमाम लोगों को और नवाजे जो गाज़ा फ़िलिस्तीन के बारे में ज़रा सा भी सोच रहे हैं। तो बहरहाल, मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि ठीक है, अगर जाना ही है, आप फ़िलिस्तीन एम्बेसी जाओगे ही और आपको अभी इस महीने के आखिर में जाना है, तो पहले से लोगों को बता दो। अब जो लोग बेचारे हाथ में लिए थे कि भाई ये पैसा तो हम फ़िलिस्तीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए है। हम कोई इकट्ठा नहीं कर रहे हैं कि आप हमें दो ना। मैं कह रहा हूँ, अगर आप फ़िलिस्तीन एम्बेसी जा सकते हैं तो खुद जाइए। अगर आपको लगता है आपके आसपास किसी मस्जिद, किसी मदरसे या किसी गरीब इंसान को ज़रूरत है, आप उसको दे दीजिए। लेकिन यहाँ के बाद एक कहानी आती है, लोग कहते हैं भाई हमने तो अपने इलाके में जो मदद कर सकते थे हमने की, लेकिन हमें फ़िलिस्तीन के लिए कुछ करना है। तो ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा रास्ता है ये बारकोड। अदरवाइज़ भाई आप खुद जाइए, इकट्ठे होइए, फ़िलिस्तीन एम्बेसी कॉल कीजिए। आप अपॉइंटमेंट अगर आपको मिलती है तो अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद खुद फ़िलिस्तीन एम्बेसी जाइए और जो है आप वहाँ डोनेट करके आइए। फ़िलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।